70 साल के बुजुर्ग जगदीश जी, जो कई दिन से बीमार चल रहे थे, अपने कमरे से लेटे लेटे बेटे और बहू को आवाज़ लगा रहे थे और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि कब बेटा और बहू उनके पास आए। लेकिन जगदीश जी की किसी ने भी नहीं सुनी। ज़्यादा बीमार होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही थी, चलने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे उठकर जगदीश जी बेटे के कमरे में जाते हैं। बेटा अमित, कब से तुम्हें और बहू को आवाज़ लगा रहा हूँ, मेरा पूरा बदन बुखार से। जगदीश जी अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाए थे कि बेटा उन पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। बाबूजी, यह कौन सी तमीज़ है आपकी? दरवाज़ा तो लॉक करके आना चाहिए ना। बेटे और बहू के कमरे में ऐसे ही घुसे जा रहे हैं, कुछ तो शर्म करो बुढ़ापे में। बेटे की बातों को सुनकर जगदीश जी खड़े के खड़े रह गए। दरअसल अभी कुछ महीने पहले ही जगदीश जी की पत्नी शांति जी का निधन हो गया था। शांति जी की सभी क्रियाक्रम पूरा करने के बाद उनका बेटा अमित बाबूजी को अपने घर ले आया। शांति जी के मरने से पहले दोनों पति पत्नी अपने पुराने घर में रहते थे और बेटा बहू कुछ ही दूरी पर नए घर में रहते थे, जिसे जगदीश जी और शांति जी ने बहुत ही चाव से बनवाया था। उनके मर जाने के बाद बेटा बहू जगदीश जी को अपने साथ ले आए। जगदीश जी एक रिटायर शिक्षक थे। जगदीश जी की एक बड़ी बेटी रीना और बेटा अमित है। दोनों बच्चों की शादी शांति जी के सामने ही हो गई थी। बेटी का ससुराल नज़दीक में ही है, लेकिन वह दामाद के साथ विदेश में रहती है। बेटी खूब अच्छे घर परिवार में है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पत्नी के जाने के बाद जगदीश जी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि एक वही सहारा था जिससे वह अपने सुख दुख की बतला लेते थे। दोनों पति पत्नी अपने उस पुराने घर में जैसे तैसे दिन काट रहे थे। जगदीश जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। एक रात जगदीश जी और शांति जी खूब हंस बोल कर बतला कर सोए थे, लेकिन शांति जी तो ऐसी सोई कि सुबह को उठ ही ना पाई। वह बीच मझधार में ही जगदीश जी को रोता बिलखता छोड़ गई। बेटे बहू जगदीश जी को लोक लिहाज के कारण अपने साथ अपने घर ले आए। कहीं लोग बाग रिश्तेदार उन्हें बात ना बनाने लगे। बहू ने तो अपनी सास की 13वीं वाले दिन ही जगदीश जी को अपने साथ ले जाने के लिए अमित से मना कर दिया था। लेकिन जब सभी रिश्तेदारों के सामने जगदीश जी के रहने की बात आई तो बेटे बहू को मजबूरन ही उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा। वहाँ बेटे बहू के दिल में जगदीश जी के लिए बिल्कुल भी प्यार और सम्मान नहीं था। लीजिए बाबूजी पैसे, बाजार से जाकर दूध और सब्जी ले आइए। आज अमित अपने ऑफिस के कुछ लोगों को घर बुला रहा है। सोते हुए जगदीश जी को बहू रश्मि ने झंझोड़ते हुए बोला तो जगदीश जी एकदम से उठ खड़े हो गए। बहू, इतनी सुबह सुबह अभी तो सब्जी की दुकान भी नहीं खुली होगी। पहले तुम मुझे कुछ नाश्ता पानी करा दो, तब तक दुकान भी खुल जाएगी। चाय आपको आकर ही मिलेगी। पहले जो काम बताया है उसे पूरा कर दीजिए। अब मेरे मुंह की तरफ देख क्या रहे हो, जाइए जल्दी से। रश्मि उन पर चिल्लाते हुए बोली। जगदीश जी शुगर के मरीज थे, उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। शांति जी तो उन्हें हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया करती थी। सारे दिन उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन अब तो उन्हें बेटे और बहू के घर में आकर चाय भी मुंह से मांगनी पड़ती थी। जगदीश जी थैला उठाकर बाजार की तरफ चल दिए। बुढ़ापा होने की वजह से कुछ दूरी चलने पर उनका सांस फूलने लगा। सुबह के भूखे प्यासे जगदीश जी को घर से निकले हुए उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। बिना कुछ खाए पिए उनसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। सामने जूस की दुकान देखी तो उनका जूस पीने को मन कर आया और वहां उन्होंने एक गिलास जूस पी लिया। उनके शरीर में थोड़ी जान में जान सी आई और सब्जी का थैला उठाकर घर की तरफ चल दिए। बहू, ये लो सब्जी और दूध। जगदीश जी रश्मि के हाथों में थैला पकड़ाते हुए बोले। और बचे हुए पैसे कहाँ हैं? रश्मि ने जगदीश जी की तरफ को देखते हुए पूछा तो जगदीश जी डरते हुए बोले, बहू 30 रुपये बचे थे, मैंने उन पैसों का एक गिलास जूस पी लिया। सुबह से भूखे प्यासे मुझसे चला नहीं जा रहा था। इतना ही कहना था कि रश्मि का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। ज़्यादा ही जूस पीने की आग लग रही थी आपको? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, यहाँ तो तुम्हें हराम का दिख रहा है। रश्मि जगदीश जी पर आग की तरह बरस पड़ी। बेचारे जगदीश जी को एक गिलास जूस पीने के लिए बहू ने इतना जलील किया कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले।
इतने में ही अमित भी अपने कमरे से बाहर आ गया। बाबूजी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए अपने कमरे में, आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। आप कमरे में ही रहना, उनके सामने बाहर मत आना, वरना उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेटे की बात सुनकर जगदीश जी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। वह कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारने लगे। देख लो शांति, जिस बेटे की परवरिश के लिए ना जाने हमने क्या क्या पापड़ बेले, आज उसी बेटे को अपने इस बाप की वजह से बेइज्जती महसूस होने लगी है। क्यों छोड़कर चली गई शांति तुम मुझे इस मतलबी दुनिया में? आज मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ शांति, मुझे भी अपने पास बुला लो। कहते कहते उनकी आंखों के कोर से आंसू बह निकले। सोचने लगे, जब अपनी 35 साल की नौकरी सरकारी स्कूल से रिटायर हुआ था तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। जहाँ जाता था मास्टर जी कहकर कितना सम्मान करते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। कुछ देर बाद जगदीश जी अपनी सोच से बाहर आए। सुबह से लेकर शाम होने को आई थी। अमित के ऑफिस के दोस्त भी सब जा चुके थे। बेटे और बहू ने उन्हें एक कप चाय तक के लिए भी नहीं पूछा था। जगदीश जी दरवाज़ा खोल धीरे धीरे कदमों से रसोई की तरफ जाने लगे। देखा तो रसोई में अनेक प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। सुबह से भूखे जगदीश जी के पेट में बहुत ज़ोरों से कुलबुलाहट हो रही थी। खाने में देखा तो पनीर की सब्जी थी। पनीर की सब्जी देखकर जगदीश जी का मन कराया। उन्होंने 2 रोटी हाथ पर रख उस पर थोड़ी सी पनीर की सब्जी रखी और वहीं रसोई में बैठकर खाने लगे। तभी अचानक रसोई में रश्मि आ जाती है। जगदीश जी को रोटी खाते देख रश्मि उनके हाथ से रोटी छीन लेती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे खाने को हाथ लगाने की? यह पनीर की सब्जी आपके लिए नहीं है, आपके लिए रात की सूखी रोटी बची है, उन्हें ही खाइए। रश्मि उनके हाथों में 2 सूखी रोटी पानी के साथ बाहर आंगन में फर्श पर ले जाकर रख देती है। उठिए रसोई से और जाइए, वहां जाकर फर्श पर बैठकर खाइए। और हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, खाना खाने के बाद सारे बर्तन इकट्ठे करके साफ कर देना, मैं आराम करने जा रही हूँ। जगदीश जी को अब रोज रोज अपमान सहने की आदत हो चुकी थी। बेचारे चुपचाप जाकर नीचे फर्श पर बैठकर ही वह सूखी रोटी जैसे तैसे चबाने लगे। तभी अचानक जगदीश जी की बेटी, जो कि विदेश से बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में ससुराल आई हुई थी, कुछ दिन ससुराल रहने के बाद अचानक से मायके आई रीना ने जब अपने बाबूजी को सूखी रोटी पानी के साथ चबाते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबूजी, आप इस हालत में? बेटी को देखकर जगदीश जी की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते बेटी को सारी बातें बता दी। पिता की यह हालत देखकर उससे बर्दाश्त ना हुआ और वो सीधे अपनी भाभी के कमरे में गई और बेड पर पैर फैलाकर सो रही रश्मि का हाथ पकड़ आंगन में खींच लाई और बोली, ये सब क्या है? आपने बाबूजी को खाने में सूखी रोटी दी, वह भी ना जाने कितने अत्याचार किए, मुझे सब पता चल चुका है। रश्मि तमक कर बोली, इन्हें हम चाहे जैसे भी रखे, आप कौन होती हो बीच में बोलने वाली? इनकी यही औकात है फर्श पर बैठकर खाने की। तुम्हारी माँ तो मर गई और इन्हें हमारे गले बांध गई, और इतनी ही ज़्यादा चिंता हो रही है तो ले जाओ इन्हें अपने साथ। रश्मि जगदीश जी को धक्का देते हुए बोली तो जगदीश जी लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गए। यह देखकर रीना से बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपनी भाभी की चोटी पकड़ उसके मुंह पर इतनी जोर के थप्पड़ मारा कि रश्मि सीढ़ियों पर जाकर पड़ी। तभी अचानक अमित भी घर आ गया। अपनी पत्नी का यह हाल देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रीना, यह सब क्या बदतमीजी है? तुमने अपनी भाभी पर हाथ उठाया? अच्छा हुआ आ गए तुम भी, अभी तो हाथ ही उठाया है। अगर तुम दोनों ने एक शब्द भी बोला ना, इस घर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। मैं पुराने वाले घर में गई थी, वहाँ मुझे जाकर पता चला कि तुम दोनों ने वह घर बेच दिया है, जबकि बाबूजी ने तो वह घर बेचा ही नहीं, और धोखाधड़ी से तुम लोगों ने बाबूजी से इस घर को भी अपने नाम करा लिया है। यह सब सुनकर जगदीश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक बार अमित ने उनसे किसी जरूरी पेपर पर साइन कराए थे। जगदीश जी ने उन पेपर को पढ़ना भी चाहा, लेकिन उनका चश्मा नहीं मिला था। अगले दिन देखा तो चश्मा डस्टबिन में टूटा हुआ पड़ा था। जगदीश जी बोले, बेटी, इन लोगों ने मुझसे धोखे से कुछ पेपर पर साइन करवाए थे। रश्मि बोली,
अब सीधे सीधे जिस तरह तुम दोनों ने धोखे से साइन कराए थे उसी तरह यह घर और वह पुराने वाला घर दोनों बाबूजी के नाम कर दो, वरना मैं अभी सब कुछ पुलिस को बताकर तुम्हारी हवा टाइट करा दूंगी। पुलिस के नाम से रश्मि और अमित की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह रीना के आगे हाथ जोड़ने लगे। पुलिस को कुछ मत बताना, हम सब कुछ बाबूजी के नाम कर देंगे। अमित ने दोनों घर जगदीश जी के नाम कर दिए। अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है। जगदीश जी बेटे और बहू की तरफ देखते हुए बोले, जो व्यवहार और अत्याचार तुम दोनों ने मेरे साथ किया, अभी उसकी सजा तो बाकी है। जाओ और अपना सामान बांधो और अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि मेरे इस घर में तुम दोनों के लिए जगह नहीं है। जगदीश जी की बात सुनकर बेटे और बहू का मुंह फटा का फटा रह गया। पिताजी ऐसा मत करो, हमें माफ़ कर दो, हम कहाँ जाएंगे। तुम दोनों की गलती माफ़ी लायक नहीं है, इसलिए मुझसे कभी उम्मीद मत करना माफ़ करने की। दोनों बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगे। कई बार माफ़ी मांगने के बाद भी जगदीश जी ने उन दोनों को माफ़ नहीं किया और अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जगदीश जी अपने पुराने वाले घर में चले गए और नए घर को उन्होंने किराए पर उठा दिया, जिससे उनके जीवन का गुजारा पानी चल रहा है। कुछ दिन बाद जगदीश जी के दामाद भारत वापस आ गए और अपना यही काम जमा लिया। अब रीना भी ससुराल में रहकर अपने बाबूजी के पास आ जाया करती रहती है, उनका ध्यान भी रखती है। तो दोस्तों, रश्मि और अमित के साथ सही हुआ या गलत, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।